बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 का फिज़िक्स पहला चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इनलार्ज करते हैं, जूम करते हैं। तो इसमें देखिए कंटेंट आपको पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम ये पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। आप जानते हो चार्ज सिस्टम कई तरीके के होते हैं, वेरियस चार्ज सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपको पढ़ो। फिर गॉस लॉ पढ़ोगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट पढ़ोगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में देखो हम एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे, सैम्पलर में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और आपको एक बुक एससी वर्मा और एस एल अरोड़ा से भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ज़्यादातर फोकस आपका न्यूमेरिकल पे होगा कि किस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिकल को करें कम से कम टाइम में, 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस न्यूमेरिकल पे है। आपको मैं ये जो थ्योरी है ऐसे समझ लो, मैं एज ए बेस आपको बेस बताने के लिए कि आप एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हो और उसको अप्लाई कैसे करोगे वो मैं इसमें शेयर करूँगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं, हम थ्योरी में एक ओवरव्यू रखेंगे ताकि आप वो समझ जाओ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं या हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ रेस्ट चार्ज। जैसा ये डिफिनीशन ये कह रहा है कि आप रेस्ट चार्ज को पढ़ोगे इस चैप्टर में, चार्ज एट रेस्ट यही पढ़ोगे। उसकी वजह से क्या क्या डेवलप होगा, उसकी वजह से आपका फोर्स डेवलप हो जाएगा, फोर्स लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा चार्ज की वजह से उसको पढ़ोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए वो जो रेस्ट चार्ज है ना, उस चार्ज को समझने की ज़रूरत है। तो चार्ज क्या होता है बेटा, ये फिजिकल, ये जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका सिंबल क्यू या स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, कुछ भी लिख सकते हो। क्यू इक्वल टू एन ई होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपका -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और नंबर ऑफ ये जो n है ना वो आपका इंटीजर है। देखो n बिलोंग टू z, इसका मतलब n बिलोंग टू इंटीजर। अब वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, होल नंबर होगा लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर चार्ज आपका निगेटिव है तो निगेटिव n होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव n होगा। ठीक है, चार्ज नहीं होगा तो ज़ीरो, तो डिस्चार्ज बॉडी है तो उस पर चार्ज ज़ीरो है। तो इस तरीके से आपका चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दिया है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1 डोजन में आपके 12 एलिमेंट होते हैं। कोई भी चीज़ आप 1 डोजन लोगे तो आपको 12 मिलेगा, 12 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसी तरीके से 1 कूलम में आपके इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब आपके पास 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उस पर चार्ज भी आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, 1 चार्ज ऑन 1 मोल, 1 मोल पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 मोल पे यहाँ पर 96,500 अप्रॉक्स कूलम होता है। 1 मोल पे, 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। जैसे 1 डोजन में 12 चीज़ें होती हैं, 12 एलिमेंट्स होते हैं, उसी तरीके से 1 मोल में आपका 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स या इलेक्ट्रॉन जो भी लोगे वहाँ पर आप लिख दोगे। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जान जाएंगे कि भाई 1 मोल क्या है, दिस इज़ अ नंबर। जैसे आपका 12 है, 20 है, सेंट मतलब 100। इस तरीके से एवोगाड्रो नंबर भी होता है। तो दिस मच मॉलिक्यूल्स या दिस मच इलेक्ट्रॉन या दिस मच कुछ भी, कोई भी एलिमेंट है, उसका मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज जनरली जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, देखो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो चार्ज का कहीं ना कहीं आपने नाम सुना है, हर जगह नाम सुनते हो कि जैसे आप किसी दुकान पे गए या किसी टैक्सी जब आप लेने वाले होते हैं तो आप ये बोलते हो भाई चार्ज कितना होगा, या आप कहीं पर कोई भी चीज़ सर्विस लेना जा रहे हो तो वहाँ पर आप चार्ज पूछते हो। तो वहाँ चार्ज का मतलब आपका मनी से होता है। इसका मतलब मनी क्या है, आपके पास एक
कंडक्टिंग बॉडी है, मनी आप जब दोगे तभी आपको सर्विस मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर आपने किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको ट्रांसपोज किया एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तभी चार्ज डेवलप होता है। केमिकल चार्ज क्या होता है? आयन होता है बेटा। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में डालोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं। जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो Na+Cl बन जाएगा, Cl-। उसी तरीके से NH4Cl होता है, H2O होता है, H+OH- में टूट जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो आयन में टूट जाते हैं, वो भी एक चार्ज का काम करता है। देखो मैग्नेटिक चार्ज क्या होता है? मैग्नेटिक चार्ज आपका जो वैल्यू होती है नॉर्थ और पोल की, साउथ पोल की, तो उसको एज ए मैग्नेटिक चार्ज हम असाइन कर सकते हैं। ये MS या MN से डिनोट करते हैं कभी कभी, लेकिन बुक में जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे वो सिर्फ M से पढ़ेंगे, ठीक है। M हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो एक जनरल सा वो मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत टाइप के होते हैं। पॉइंट चार्ज, कोई भी अगर आपका चार्ज है उसको एक छोटे से पॉइंट से डिनोट करोगे, चार्ज कितना भी बड़ा हो, अगर आप एक पॉइंट उसको शो कराओगे, एक पॉइंट ऐसे रख दोगे, यहाँ पर देखो जैसे रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है एक कंपास। टेस्ट चार्ज का अपना कोई फील्ड नहीं होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या इलेक्ट्रिक फोर्स टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जब फील्ड में जाता है तो ये क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगी, इस पर फोर्स लगेगा, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटेगा, इसका मतलब वहाँ पर फील्ड है। अगर नहीं हट रहा है, इसका मतलब वहाँ पर फील्ड बहुत ज़्यादा वीक है या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, अगर आपने बहुत सारे चार्ज को किसी सरफेस पे या किसी लाइन पे या किसी वॉल्यूमेट्रिक्स ऑब्जेक्ट पे आपने उसको बिखेर दिया, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और उस चार्ज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। बाउंडेड चार्ज, बाउंडेड चार्ज जब चार्ज आपका किसी एक फिक्स्ड दायरे में हो, एक फिक्स्ड दायरे में, जैसे आपने क्या किया कि भाई एक प्लेट लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आपने बिखेर दिया, उसके निगेटिव, उसके अपोजिट प्लेट पे क्या माइनस आ गया, तो जितना चार्ज इधर इस वाले प्लेट पे रहेगा उतना ही चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाउंडेड चार्ज। ये मतलब एक दायरे में फिक्स है, ठीक है, एक दायरे में ये है। ये कभी ये डिस्चार्ज बहुत मुश्किल से होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर इसको कनेक्ट करोगे तो हो जाएगा, लेकिन वैसे आउटर ऑब्जेक्ट इसको नहीं कर पाएंगे। बाउंडेड चार्ज, जैसे देखो यहाँ पर अनबाउंडेड चार्ज है, ऊपर है, अभी ये कोई भी टच कर जाएगा, कोई भी कंडक्टर, तो ये क्या होगा? डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन यही चार्ज अगर अंदर है, किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर है, तो ये क्या है? बाउंडेड चार्ज है, इसको बाहरी इफेक्ट जल्दी से ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है। अनबाउंडेड चार्ज मैंने बता ही दिया। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोडक्शन मेथड, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान रहे यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली कैन बी प्रोड्यूस और डेवलप और डिस्चार्ज। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्चार्ज कर सकते हो, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो, ठीक है। कितने मेथड होते हैं? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, केमिकल। फ्रिक्शन मेथड होता है जब आप अपने कंघी को अपने बालों पे रगड़ते हो तो उस पर क्या होता है? चार्ज हो जाता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कंघी का या बालों का एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो वो एक दूसरे जो ऑब्जेक्ट है, कंघा और आपका बाल, अपोजिट चार्ज आ जाता है उस पर, और फिर आप कंघा अपने बाल के पास ले जाओगे तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। कंडक्शन मेथड क्या होता है? जो मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो किसी वायर के जरिए, कंडक्शन मतलब आपने कोई ना कोई मीडियम रखा है, सॉलिड मीडियम, तो वो जो वायर आपका चार्ज है ना, आपका चार्जर जो है मोबाइल का, वो क्या है? इसमें एक वायर होता है, उस वायर की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है आपके बैटरी में, सेल के बैटरी में, सेल फोन के बैटरी में, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन। चार्जिंग कौन सा मेथड है? वो चार्जिंग मेथड कंडक्शन। इंडक्शन होता है बिना आप टच किए हुए, तो इंडक्शन चार्ज भी बहुत सारे आ गए हैं आजकल। देखो आपने ब्लूटूथ वगैरह आप चार्ज करते हो ना, तो उसमें क्या होता है? उसमें ऑलरेडी वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के उसमें रखा रहता है और वो चार्ज हो जाता है। केमिकल मेथड क्या होता है चार्ज प्रोडक्शन के? आप इसको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि आप जब इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी आयनिक कंपाउंड आप किसी भी सॉल्यूशन में, यू कैन से सॉल्यूशन नहीं, एक आपका सॉल्वेंट में, कोई लिक्विड में आप डालोगे तो उसमें चार्ज में वो टूट जाता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, उसको बोलते हैं केमिकल मेथड। तो वो इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसको मीज़र करने के लिए, हर चीज़ को मीज़र करने के लिए एक क्या होता है, डिवाइस यूज़ की जाती है। उसी तरीके से चार्ज कितना डेवलप हुआ, कितना नहीं, उसके वैल्यू क्या है, उसको मीज़र करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। जैसे टेलीस्कोप, कोई चीज़ दूर की चीज़ है उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप किसी नज़दीक या छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन को, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसको पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है या आपका निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, या चार्ज ही नहीं है। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये फैलेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, चार्ज में क्या होता है भाई, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़, 2-3 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, 5-6 प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब चार्ज आप जो भी है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो इनिशियल स्टेज पे चार्ज है वही फाइनल स्टेज पे होगा। जैसे आपने मान लीजिए इनकमिंग कहीं से चार्ज आपका आ रहा है और वो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 10 दूसरे फेस पे आपका 10 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। 10 ही होगा। 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। 11 निकले तो 11 पॉजिटिव चार्ज। मतलब आपका जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो जितने चार्ज हैं शुरू में उतने ही चार्ज लास्ट में होने चाहिए। ये केमिकल इक्वेशन जब आप लोग वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो उसमें क्या करते हैं, देखो चार्ज आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हो ना, चार्ज बैलेंस करते हो, वो यही है, यही लॉ फॉलो करते हैं। कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन दोनों हम करते हैं। इलेक्ट्रिक जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब मास कंजर्वेशन भी हम करते हैं, मास को भी हम वो करते हैं बैलेंस, और चार्ज को भी बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। तो उसका यही है कि भाई आपका जो चार्ज डेवलप हो रहा है तो उतना ही जो चार्ज डेवलप हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन के निकलने से, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। मतलब चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होगा, 1 2 3 4 या -1 2 3 -4, इस तरीके से क्वांटाइज फॉर्म में होगा। कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। 1.25 नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, ठीक है। हमेशा डेसिमल फॉर्म में वो कभी भी नहीं होगा, और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होगा। हमेशा वो क्वांटाइज फॉर्म में होगा, 1 2 3 100 10 100 1000 इस तरीके से होगा, ठीक है। चार्ज को आधा और तिया और वो सब नहीं कर सकते। अब देखिए आगे है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं, ये जो आपका जैसे 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 डेवलपमेंट हुआ ना, तो पहले मैकेनिकल चीज़ों पे लोग ज़्यादातर नेचर पे रिसर्च कर रहे थे। तो ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह, जो स्पेस में आपके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, मून है, सन है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसको स्टडी किया। लेकिन बाद में जब डीप इन्वेस्टिगेशन होने लगा, मतलब लोग और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो जो इन्वेंट हुआ, तो उसके बाद इन सब चीज़ों का भी थ्योरी आई, और इन सब चीज़ों पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में भी पोस्टुलेट और थ्योरम बनने लगा और लॉज बनने लगे। तो कूलॉम्स ने ये बताया कि भाई जो बड़ी बड़ी चीज़ों पे, जैसे आपका मून और सन पे जो जिस तरीके से फोर्स होता है ना, एक्ट करता है, कुछ उसी तरीके से जो आयन होते हैं, छोटे लेवल में चार्ज होते हैं या आयन होते हैं, वो भी आपस में एक फोर्स से बंधे होते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, उन चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब दो चार्ज अगर हैं तो दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, दिस मच, F = K Q1 Q2/R। ये वैल्यू है सिर्फ, दिस इज़ द वैल्यू, नॉट ए कम्प्लीटली फोर्स। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स को दिखाने के लिए, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर है, इसलिए वहाँ पर वेक्टर फॉर्म अभी आएगा, हम पढ़ेंगे आगे। अब देखो यहाँ पर K है, K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपका 9 × 10⁹ होता है। K को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। को किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है।
तो ये के क्या है बेटा, मीडियम का अलग अलग वैल्यू होगी, हालांकि ये कांस्टेंट है। अगर मीडियम बदला तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। कांस्टेंट वैसे है, मीडियम मतलब एक गिवन मीडियम के लिए सेम, लेकिन अगर दूसरा मीडियम हो गया तो के की वैल्यू फिर ऑटोमेटिक बदल जाएगी। हालांकि टोटल फोर्स की वैल्यू बदलेगी, के की वैल्यू तो सेम है, के नहीं बदलेगा, दिस इज रॉन्ग। लेकिन मीडियम बदलेगा तो कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, ठीक है। तो वहाँ के नहीं रह जाएगा, फिर वो रह जाएगा, उसको बोलते हैं मीडियम बदलेगा तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं उसे, या उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको। देखो रिलेटिव परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12, और उसका आपका यूनिट दिस मच, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मीडियम, वो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर मीडियम चेंज कर दिए, तो मतलब जो फोर्स है वो मीडियम अगर आपका एयर है तब ऐसा होगा, अगर आपका मीडियम एयर है तब आपको ये फोर्स मिलेगा। अगर मीडियम आपका एयर नहीं है, आपका मीडियम कुछ है, तो वो फिर हम ये जो आपका कांस्टेंट था ना के की जगह हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे, एप्सिलॉन एम रखेंगे फिर, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये जो फोर्स फिर मीडियम का फोर्स आ जाएगा, एफएम आ जाएगा, मीडियम का फोर्स। मीडियम का फोर्स क्या होगा, जो आपका एयर में फोर्स है ना, अपॉन ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो ये जो मीडियम में फोर्स है ना, वो कितने टाइम घट जाएगा, 1/k टाइम्स कम हो जाएगा। एयर में जो फोर्स है उसके 1/k टाइम कम हो जाएगा। अब देखो ये सब चीज़ें हमने बता दी है। देखो मीडियम का फोर्स क्या होगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा एयर के फोर्स के। जो एयर में मीडियम अगर एयर रहेगा तो जब फोर्स लगेगा उसके k टाइम्स कम हो जाएगा, 1/k टाइम। देखो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, कूलाम आपका जो वो जो फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो सिर्फ आपने वैल्यू पढ़ी है। अभी अगर आप उसको डायरेक्शन भी लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म होगा, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर होता है, इसलिए डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। तो डायरेक्शन आप मान लीजिए 2 पॉइंट है इस तरीके से, और दोनों यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, तो दोनों के बीच में जो ये लाइन होगी ना, लाइन ज्वाइनिंग, उसी उस पर लगेगा। और ये मान लीजिए आर कैप है डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। तो आर कैप इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, इसलिए हमें यहाँ डायरेक्शन भी लेने की ज़रूरत है। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन शो कराने के लिए यूज़ होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन शो कराने के लिए हम आर कैप या एक्स कैप, जो भी है जिस डायरेक्शन में आप उस डायरेक्शन में कैप लगा दीजिए। एक्स कैप भी लिख सकते हो, ए कैप भी लिख सकते हो, आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर आई एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में नहीं है, ये आर है, मतलब कोई भी आर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए हम आर कैप, ठीक है। अब देखो सुपर पोजिशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी पॉइंट में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है 1, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर आपके यहाँ फोर्स लगेगा, एक यहाँ फोर्स लग रहा है, एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे F1 F2 F3, ठीक है। ये आपका 1 2 1 3 1 4, ये आपका 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, मतलब ये अलग अलग चार्ज है। 1 पे आपका इस तरीके से फोर्स लगा, तो इसको क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। ऐसे सम नहीं करेंगे कि F1 + F2, देखो ये सबका वेक्टर सम है। तो वेक्टर सम क्या होता है, डिफरेंट चीज़ होती है, स्केलर सम से अलग होती है। स्केलर क्या होता है, सिर्फ आप वैल्यू जोड़ लोगे, लेकिन इसमें ये डायरेक्शन भी आपको काउंट करना पड़ेगा वेक्टर सम। तो वेक्टर को सम करने के लिए आपका पैरेललोग्राम मेथड करते हैं, या आप यूज़ करते हैं रिजोल्यूशन मेथड। तो सारे जितने भी आपके फोर्स हैं सबको एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो, उसके बाद इसका फोर्स रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। आप F1 भी उसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा फोर्स मान लीजिए आपका Fx में एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स है उसको सम करके स्क्वायर कर दो, और वाई डायरेक्शन में जितना है उसको आप क्या कर दो, सम करके स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर रूट लगा दोगे तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से समझने से पहले आप ये देख लीजिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक अनस्टेबल, एक न्यूट्रल। मान लीजिए स्टेबल, कोई भी सिस्टम में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर उस सिस्टम को
सिस्टम में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर उसको कहीं पर भी मीन पोजीशन से किधर भी आप डिस्प्लेस करोगे तो आप वो फिर लौट के मीन पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये इधर करोगे तो ये फिर थोड़ी देर बाद मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थोड़ा सा भी अगर मीन पोजीशन से इधर उधर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो वो दोबारा कभी भी एक्स मीन पोजीशन पे नहीं आएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है कि न्यूट्रल आप एक कहीं पर भी मतलब डिस्प्लेस कर दो, थोड़ी दूर जाएगा लेकिन वो फिर बैलेंस हो जाएगा फोर्स चारों तरफ, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब वो तो ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल, मतलब अपने मीन पोजीशन पे नहीं आ रहा है। मीन पोजीशन पे ला सकते हो लेकिन फोर्स लगा के, फिर दोबारा लाओगे तो वो आ जाएगा लेकिन अपने आप नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम लोगे, मान लो आपका ये मीन पोजीशन है XM और यहाँ पर एक दो चार्ज हैं Q सेम हैं और ये पॉजिटिव पॉजिटिव है जो भी है, और एक बीच में चार्ज आपका रखा है Q। तो Q को अगर आप चाहे इधर लाओ तब भी ये अपने मीन पोजीशन पे आ जा रहा है, इधर लाओगे तो इधर आपका फिर मीन पोजीशन पे आ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से दूसरा सिस्टम, अगर आपने क्या किया, यहाँ पर Q है और आपका मीन पोजीशन ये है बेटा, यहाँ पर XM है, आपने क्या किया, Q को आप इधर उधर नहीं ले जाओ, ऊपर ले जा रहे हो। ऊपर ले जाओगे तो इस पर दो फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लगने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, जब रिजॉल्व करोगे तो एक फोर्स तो यहाँ परमानेंटली ऊपर लगने लगेगा। इसको बोलेंगे, मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर F cos थीटा लगने लगेगा एक तरफ, फिर दूसरा ये आ जाएगा 2F cos थीटा हो जाएगा, और एक साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा? F साइन थीटा क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। F साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो F साइन थीटा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसलिए मीन पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, ये ऊपर भागता चला जाएगा, अपने मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हालांकि वो इसी लाइन पे जाएगा, अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम नहीं है, वो अनस्टेबल है, मतलब वो उसी लाइन पे रहेगा लेकिन कभी भी अपने मीन पोजीशन पे नहीं भाग जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। और एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी आपका कोई भी इस तरीके से पाथ है, चार्ज को कहीं भी ले जाओ तो हर जगह क्या है? ये स्टेबल हो जा रहा है। यहाँ ले जाओगे स्टेबल, यहाँ पर मतलब कहीं पर डिस्प्लेस कर रहे हो वो स्टेबल हो जा रहा है, तो उस पर कोई बैलेंस हो जा रहा है फोर्स चारों तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिखा होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दो चार्ज, जो ये चार्ज आपका रखा है तो उसमें कुछ फोर्स लाइन निकलती है, इमेजिनरी फोर्स लाइन, वो दिखती नहीं है, हालांकि यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो जो फोर्स लाइन होती है ना, उसी को हम काउंट करके, उसको कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव नीचे करेंगे। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? तो एक एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी टेस्ट चार्ज पे, मतलब वो टेस्ट चार्ज को अफेक्ट करे या उस पर फोर्स लगने लगे, एक चार्ज के चारों तरफ ऐसा दायरा, ऐसा एरिया जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखने पे उसमें क्या हो? डिफ्लेक्शन होने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होता है, ये मतलब आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपका वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वो फोर्स आपका सन, मून और सितारों पे लगता है। लेकिन ये वेरी शॉर्ट रेंज होता है, ये मतलब 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मतलब इन सब के दायरे में। वो तो मतलब फिर चार्ज के उस पर इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज की इंटेंसिटी होगी फोर्स लाइन उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि भाई आपके पास चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। देखो आप जब वायर, बहुत सारे वायर होते हैं ना जो हाई टेंशन के वायर होते हैं, हाई टेंशन का वायर क्या होता है? उस पर चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करता है। कोई हाई टेंशन क्या होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि 2 मीटर से पहले ही, अगर अब इसके ऊपर नहीं जाना है, खतरा है, डेंजर है। क्या, क्यों खतरा है? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप जाओगे तो हो सकता है वो चिपका ले, आपको खींच ले, या आपको फोर्स लगाए, मतलब जला सकती है, इंजर्ड कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फोर्स जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, ये किस पे? कंपास पे
कंपास के पैटर्न पे ये बनाई जाती है। तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, आउटर साइड पे होता है, ठीक है, आउटर साइड की तरफ जाती हुई लगेगी, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो आती हुई लगेगी। इस तरीके से दो चार्ज अगर सेम उसका रख दोगे तो ये देखो, ये जो फील्ड लाइन क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसका फील्ड लाइन का क्या होगा, दूर भागेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे। लेकिन अपोजिट होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्यू से शुरू होगा जाके माइनस क्यू पे, पॉजिटिव क्यू से शुरू होगा, निगेटिव क्यू पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। अभी इसको सब मैंने प्रॉपर्टी लिखी है। इस तरीके से देखो डिफरेंट आपके पास वो है पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्वालिटेटिव सारी स्टडी है, क्वालिटेटिव, ठीक है। अभी क्वांटिटेटिव हम बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी वो जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है ये मैंने लिखा हुआ है। तो मेन प्रॉपर्टी यही है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये टर्मिनेटिंग होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके ख़त्म भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह, ठीक है। और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी आपका मेन वो है प्रॉपर्टी। तो कभी कभी क्या होता है, सम टाइम द नंबर ऑफ लाइन काउंट द इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमें क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, लेकिन फील्ड लाइन दिया रहता है, तो उसी हिसाब से हम चार्ज मान लेते हैं। जैसे 4 लाइन गिवन है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे 4 लाइन बना है या 10 लाइन बना है, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसी लाइन को काउंट करके उसके बराबर लिख लेते हैं। फोर्स ऑन चार्ज इज डिसाइडेड बाई फील्ड लाइन, ये वही बात है। मोर फील्ड लाइन एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन टेस्ट, मतलब जितना ज़्यादा लाइन है इसका मतलब चार्ज वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और वो ज़्यादा फोर्स डेवलप करेगा। अब देखो ये क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेशियो ऑफ फोर्स एंड यूनिट चार्ज। जो आपने चार्ज टेस्ट चार्ज लिए हो ना, उसकी वैल्यू क्या है, उससे अगर आप फोर्स लगने वाले फोर्स उस पर लगने वाले फोर्स से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट हो जाएगा। दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। तो वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली, तो वो जो पर यूनिट चार्ज है, फोर्स लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की तरह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये भी आपका वेक्टर सम से ही जुड़ेगा आपका, मतलब ऐसे जनरली स्केलर टाइप नहीं जुड़ता है। तो इसमें भी आपको कॉस थीटा और मतलब एंगल का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, एंगल किधर है ये सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। इसमें भी पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगल मेथड ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, या रिजोल्यूशन मेथड। एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो सबको, उसके बाद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज सिस्टम। देखो चार्ज सिस्टम कितना होता है, देयर आर 4 चार्ज सिस्टम, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम होता है, मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम होता है, डाइपोल चार्ज। तो हमने बताया है कि भाई अगर 2 चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 छोटे छोटे चार्ज हैं, उस पर जो फोर्स लगता है वो आपको क्या होगा, भाई हमने शुरू में बता दिया। फील्ड क्या होगा, वो जो एक फील्ड मतलब एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है उसको हम क्या करेंगे, उस पर लगने वाले फोर्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो फील्ड अगर ये पॉजिटिव होगा, मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज है एक, यहाँ पर Q0 है, तो इस पर इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मानना पड़ेगा तभी ये अवे फ्रॉम जा रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा तभी ये अवे जा रहा है, लेकिन ये क्या है, देखो ये निगेटिव मानना पड़ेगा तभी इधर आ रहा है, मतलब ये चार्ज अपनी तरफ खींच रहा है। पॉजिटिव होता है तो वो अवे करता है, अपने से दूर भेजता है। अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो अपने आप को अपनी तरफ खींचता है। मतलब लाइक चार्ज रिपल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, देखो अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो सबका अलग अलग फील्ड और अलग अलग डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन के हिसाब से ये भी आपका सुपर पोजिशन लॉ लगता है। देखो यहाँ पर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो जल्दी से हम ये करते हैं वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था, जैसे कि आप अगर वायर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। आप किसी शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ऐसे मान लीजिए आपने मेज पे कर दिया या शीट टाइप है उस पर कर दिया, तो उसको बोलते हैं सरफेस। लेकिन आप किसी स्फेयर, जैसे किसी कोन पे या किसी स्फेयर पे या किसी सिलेंडर पे आप वो करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और सबका अलग अलग डेंसिटी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी अलग होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है, ये लैम्डा से और ये रो से, ठीक है।
रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, अगर आप यहाँ लैम्डा आप निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ, या टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। इसी तरीके से आपका ये जो सिग्मा है, सिग्मा में क्या हो जाएगा, सिग्मा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया हो जाएगा, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक जो डेंसिटी होती है रो भी आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज डेंसिटी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ ये। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हम बताएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए दूसरे लेक्चर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।